नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा सेकंड सेगमेंट है शो का वो बहुत होने वाला है इंटरेस्टिंग। वो कैसे? आज हम बात करेंगे कितने अहम मसले पर जो कि हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, फूलों जैसे बच्चे हैं, उनको प्रॉब्लम दरकार होती है सर्दियों में। सभी विंटर्स में वैसे तो खैर यूजुअली सभी बीमार हो रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, लेकिन बच्चे उनकी इम्यूनिटी से फिर ज़्यादा थोड़ी सी वीक होती है बड़ों की बनिस्बत। तो आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में। आपके बच्चे, हमारे मुल्क का आने वाला मुस्तकबिल, हम किस तरह से इन बच्चों को जो है वो अच्छा जो है विंटर्स में क्योर कर सकते हैं। घर में रहते हुए हम क्या क्या चीजें हैं जो कि उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अल्लाह ना करे अगर उनको बुखार हो गया, फिट्स पड़ गए, तो हम घर में रहते हुए उनको कैसे जो है हम उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनको क्या चीज प्रोवाइड कर सकते हैं। इन सारे मसलों पे, एस्थमा, एलर्जी और दीगर मसाइल, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, बातें करेंगे, डॉक्टर साहब से पूछेंगे, वो हमारी आगाही हमें करेंगे कि वो किस तरीके से हमें बताएंगे कि कैसे बच्चों को हम जो है अपने टेक केयर कर सकते हैं। और बात करेंगे डॉक्टर साहब से जिनका नाम है, जो है आप सबके फेवरेट, हमारे फेवरेट, डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, जो कि है चाइल्ड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, एस्थमा एक ऐसा मसला है जो कि सर्दियां यूजुअली जब आती हैं तो लोगों को जो है हल्का फुल्का होना शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा एक ऐसा मसला दरकार होता है कि वो बहुत से डॉक्टर्स जो हैं उनको गलत साइड पे भी ले जाते हैं। तो मुझे पहले तो ये बताइएगा कि एस्थमा से हम किस तरह से जो है उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो बड़ा अच्छा टॉपिक है। एक तो ये कि पहले अस्थमा को देखते हैं, उसको कहते हैं उर्दू में खालिस अल्फाज है दमा। दमा जी। दमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोलाइटिस, अपर आरटीआई, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, ये सारे फीचर्स को लोग मिक्स करते हैं। थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि ब्रोंकोलाइटिस क्या है, ब्रोंकाइटिस क्या है, अस्थमा कब लेबल करते हैं। पहले जब 2 साल से छोटा बच्चा होता है और अगर इसको फ्लू हुआ, पहले फ्लू के बाद इसने जो सांस की नालियों में पानी लेना शुरू किया, जैसे वो कहते हैं म्यूकस जो होता है, वो नज़ला गिरा और यहाँ आके जमा हुआ, ये हो गया ब्रोंकोलाइटिस। उसी सिचुएशन में अगर खांसी हुई, फ्लू हुआ, नज़ला ना हुआ, सिर्फ फ्लू हुआ, हल्की सी छींकें आई और वो सांस की चेस्ट में चला गया और उसमें वीजिंग शुरू हो गई, सीटियां बजना शुरू हो गई, तो उसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ओके, ये दो डिफरेंशिएट पहले तो आप करें 2 साल से पहले। ठीक है। एक है वायरल और एक है कंजेनाइटल, जेनेटिकली एलर्जिक हो सकता है, या फिर कोई वायरस ने अटैक किया और उसने चेस्ट में गया और उसने वीजिंग कराना शुरू की। उसी चेस्ट में 2 चीज़ें होती हैं, या अस्थमा हो गया जो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, या फिर निमोनिया हो गया, मतलब कंजेशन हो गया, मतलब आपके फेफड़ों में पानी जमा हो गया जी। ऐसी 2 सिचुएशंस हैं। दोनों सिचुएशन में बच्चा जब डिसैचुरेट होगा, डिटेरिएट होगा, तो उसमें ऑक्सीजन सैट्स कम हो जाएंगी और सांस की पसलियाँ चलना शुरू करेंगी। तो कहते हैं, हम इंग्लिश में बोलते हैं सब कोस्टल रिसेसिशन, और दूसरा हम कहते हैं सांस की ये यहाँ की पसलियाँ जब चलती हैं तो सुप्रा कोस्टल रिसेसिशन कहते हैं इसको। 2 पसलियाँ चल रही होती हैं, तो आपको डायग्नोस करना होता है कि पसलियाँ चल रही हैं, कितनी चल रही हैं। किसी वक्त चेस्ट में कुछ नहीं होता, जैसे ब्रोंकोलाइटिस है, मैंने कहा यहाँ बलगम फंस गया, तब भी बच्चा जोर जोर से सांस ले रहा होता है। उसमें खास सबसे ज़्यादा चीज़ होती है, आपको डायग्नोसिस करना होता है कि यार अगर चेस्ट सही है, साफ है, यहाँ अगर है तो यहाँ का ट्रीटमेंट क्या करना है। यहाँ का ट्रीटमेंट यही होता है कि हॉस्पिटल जाके आपको सक्शन करानी होती है। ओके। और आप सक्शन करा के जब फ्लूइड निकालते हैं तो बच्चा बड़ा रिलैक्स हो जाता है। इसमें लोग बहुत घबराते हैं और वो अंडर एडमिशन पे चले जाते हैं, या बच्चे की तबीयत बड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, आईसीयू में चला जाता है बच्चा, और फिर वो हॉस्पिटल भागते रहते हैं। हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट को सही प्रॉपर फॉलो नहीं होता हॉस्पिटल में। अगर आप इस प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज करें, जिसका मैं बता रहा हूँ कि अगर आप प्रॉपर इंटेंसिव केयर या ईआर कंसल्टेंट के पास जाते हैं और वहाँ पे आप इसको प्रॉपर मैनेज कराते हैं, तो आपको इमरजेंसी से मैनेज करें, घर चले जाए। तो डॉक्टर साहब, लोग सक्शन से क्यों डरते हैं? वो ऐसा कैसा अमल है जिससे लोग डरते हैं? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने, एक्सेलेंट। सक्शन ये होता है कि आपको ट्यूब डालनी है और यहाँ से फ्लूइड निकालना है एज पर द प्रेशर। वो कट लगाते हैं? नहीं, कट नहीं लगाते, सिर्फ नाली डालते हैं और उसको क्लीन करते हैं। अगर एडमिशन पे भी हम ज़्यादातर यही कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको इजी रास्ता बता रहा हूँ। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही बताता हूँ कि इजी रास्ता ये है कि आप ये करा लो, 3 दिन में बच्चा आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। लोग क्या करते हैं,
अगर इतनी सांस चलना शुरू होती है, एक दिन डिले कर देते हैं, दूसरे दिन डिले कर दी, वो चीज़ फॉलो नहीं की, अब वो बच्चा बिल्कुल लेथार्जिक हो गया, बिल्कुल डिटोरिएट होना शुरू हो गया, शुगर लेवल डाउन हो गई, इलेक्ट्रोलाइट्स डाउन हो गए, दूध पीना छोड़ दिया, दूध पी रहा है तो वॉमिटिंग कर रहा है, अब वो पहुंच गया हॉस्पिटलाइजेशन। अगर आप यही काम पहले कर लेते तो आपकी चीज़ें बच जाती। बिल्कुल। अब आ जाएं कि ये फ्लड की मैनेजमेंट थी जी। अब वही चीज़ अगर ब्रोंकाइटिस है, मतलब वीजिंग हो रही है, तो आपको किस पे जाना है? आपको जाना है न्यूबलाइजेशन पे, कुछ समटाइम्स स्टेरॉइड्स पे। लोग बहुत डर रहे होते हैं स्टेरॉइड्स जी बिल्कुल। मैं कहता हूं कि अभी कोविड में सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट ही दुनिया में आई सिर्फ स्टेरॉइड्स। डेक्सामेथासोन ही लगा, प्रेडनिसोलोन की टैबलेट ही खाई लोगों ने और इसी से ठीक हुआ। वायरस ज़्यादातर इसी से ठीक होता है। बिल्कुल। सेकंड ट्रीटमेंट इज ओसेल्टाइमाविर, जो हमारे मुल्क में बहुत कॉमनली अब यूज़ होना शुरू हो गया। एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन में कतई नहीं देनी चाहिए। डॉक्टर से पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब क्यों दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि देखें, जितना बच्चा डिटोरिएट भी हो रहा होता है लेकिन फीवर नहीं होता। फीवर जब नहीं है तो आपको देखना है कि अगर फीवर नहीं है, आपने टेस्ट कराया, सीबीसी कराया, सीआरपी कराया, आपको लगे ये वायरल है, डोंट एवर ट्राई टू गिव एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक और बच्चे को खराब करेगी। वो तो ब्लड भी बच्चों का जो है ना डॉक्टर साहब, ब्लड खत्म कर देती है, बच्चों का कलर डिम हो जाता है और खून सुखाती है अंदर से, ऐसे ही है। और लोग बच्चे क्या करते हैं, लोग खुद ब खुद ही एंटीबायोटिक लेके पिला रहे होते हैं। अब डॉक्टर के पास भी जाए, जीपीस के पास जाते हैं या आम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो भी आपको पहले ही एंटीबायोटिक्स लिख के देते हैं। जी। वो प्रैक्टिस, एंटीबायोटिक की प्रैक्टिस सबसे कम होनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा है। एक गलत फहमी लोगों की है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा अटैक करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन 10 to 15% करता है, 85% तो वायरस अटैक करता है। हमारे इर्द गिर्द 200 वायरसेस ही घूम रहे हैं जो आपको अटैक करते हैं। बार बार आप बीमार होते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। छोटी छोटी मैनेजमेंट से आप ठीक हो जाते हैं। अब आ जाए, बड़ा बच्चा हो गया 2 साल का, उसको अस्थमा हो गया या रिपीटेडली ब्रोंकाइटिस होते हुए अस्थमा हो गया। अस्थमा होता कैसे? या तो जेनेटिकली आता है या फिर एलर्जिक्स टू समथिंग है। ओके। ये तो 100% है कि या तो एनवायरमेंटल एलर्जी है या फूड एलर्जी है या फिर आपके जेनेटिकली में माँ बाप से आया है या आपके ब्लड रिलेशन में से किसी को आया है या किसी कपड़े से हो रहा है। ओह। और मेजर फैक्टर इसका फूड होता है। हर किस्म की एलर्जीज का फैक्टर फूड होता है। अब उस एलर्जीज को आप देखें तो इस पर अस्थमा हो सकता है, स्किन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जीआई के डायरियाज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं डायरियाज। कॉन्स्टिपेशन भी एक तौर पे होता है, हेडेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं उसी एलर्जी, फूड एलर्जीज की वजह से। इसी तरह एनवायरमेंटल एलर्जीज में सबसे ज़्यादा आपका आता है सिगरेट स्मोकिंग, पोल्यूशन है, डस्ट है, सिगरेट स्मोकिंग है, आपका एसी बहुत ज़्यादा यूज़ करने से है। अच्छा। ह्यूमिड लेवल नीचे जितना जाएगा वो आपको इतनी एलर्जीज कराएगा। तो डॉक्टर साहब, लोग कैसे अपने बच्चों को ये पहचाने कि उनको जो है नॉर्मल वाली एलर्जी हो रही है या फिर वो एस्थमा हो गया उनको? अस्थमा में तो वीजिंग होती है। देखिए, अच्छा। अगर छोटी मोटी एलर्जीज होंगी तो फ्लू रहेगा, स्नीजिंग होगी, छींके बार बार आएंगी और बच्चा जो है बार बार अजीब सा एक कैफियत नुमा रहेगा, इसको इची रहेगा। आप देखें, कुछ बच्चे आपने देखे होंगे बहुत कान पे और इधर उधर बहुत रो रहे होते हैं। इनको छोटी उम्र से जो है स्किन के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, एटॉपिक डर्मेटाइटिस हुआ होता है, स्केली स्किन होती है, वो आगे जाके ऐसे बच्चे एलर्जिक का शिकार ही होते हैं। ठीक है। तो इनको भी आपको पहले से ही डायग्नोस करना है। पहले ही जो डॉक्टर, जिस अस्थमा एलर्जी डॉक्टर के पास जाएंगे वही आपको प्रॉपर तरीके से डायग्नोस कर सकता है कि यार इसको आने वाला फ्यूचर जो है इसका कितना एलर्जिक होगा और हम बचा कितना सकते हैं इसको। ठीक है। मतलब ये सब जो है चीजें आती हैं आपके क्योर करने के लिए, टेक केयर करने के लिए। मेन होता है ट्रीटमेंट और वक्त पे ट्रीटमेंट की जाए। जैसे आप टाइम वेस्ट ना कर दें, सोचे कि नॉर्मल जो है वो फ्लू है, ठीक हो जाएगा। हमारे यहाँ यूजुअली लोग बहुत ज्यादा जो है वो केयरलेस हो जाते हैं कि नॉर्मल कोई भी घर की कोई भी ऐसी चीज बच्चे को खिला दी, खुद भी खा ली कि वो ठीक हो जाएगा। अपने ऊपर तो भाई चले आप कोई एक्सपेरिमेंट कर ले, लेकिन मैं ये मानती हूँ और आपसे भी जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि बच्चों के साथ तो खुदारा ऐसा ना करें, क्योंकि बच्चे जो है, अगर आप बता रहे हैं कि वो फ्लू है तो नॉर्मल फ्लू भी आगे जाके कोई और संगीन हालत भी इख्तियार कर सकता है। आजकल तो कहते हैं, आपको बात बताऊँ कि आजकल तो फ्लू से ज्यादा कोविड चल रहा है और रिपीटेडली इन्फेक्शंस रिपीटेडली हो रहा है। और सर उसमें सिम्टम्स भी जो है वो फ्लू की तरह ही हैं। अगर बच्चों में ऑफ कोर्स टेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन बड़ों में आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी ये वाला जो कोविड है उसमें तो कितनी शादियों में लोग जा रहे हैं कोविड के साथ ही, कोविड पॉजिटिव है तब भी जा रहे हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड कि आगे क्या होगा, लोगों के साथ क्या होगा। लोग समझना ही नहीं चाहते कि कोविड क्या है, कोविड किसी वक्त डेंजरस हो सकता है। ठीक है,
मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है ड्यू टू एज। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, जो छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े हैं, बुजुर्ग हमारे घर में, उनको तो कोविड भी हो सकता है, उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी सीवियर हो सकता है, उनको निमोनियाज भी हो सकते हैं, और खतरनाक सिचुएशन पे ऑक्सीजन ड्रॉप भी हो सकती है। ऑफकोर्स ओमिक्रॉन की रेशियो ऑफ एडमिशन 17% है, बहुत कम है, डिजास्टर भी बहुत कम है, बट सेकेंड ओमिक्रॉन के साथ IHU भी लगा हुआ है, कोविड जो है, जो फ्रांस में डायग्नोस हुआ है, वो भी हमारे साथ साथ चल रहा है। ये नहीं पता कि कल कहाँ से वो IHU भी यहाँ पे आएगा, और हम गलत फहमी में ये ओमिक्रॉन और IHU को लेके चल रहे होंगे, और सडनली जो है वो आपको इन्फेक्ट कर देगा और इतनी डिजास्टर कर सकता है। डोंट टेक इट, अंडर एस्टिमेट द कोविड। सेकेंडली, लोगों को ख्याल वही रखना चाहिए SOPs का, लेकिन अभी जो अभी सिचुएशन है वो है फ्लू कोरोना की, जी, जो फ्लू और कोविड साथ चल रहा है। अब हम भी पेशेंट्स को यही बोल रहे होते हैं कि यार ये हो सकता है फ्लू है या कोविड है, तो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ फ्लू एंड कोविड, मींस फ्लू कोरोना। तो फ्लू कोरोना भी एक डायग्नोसिस का हिस्सा बना हुआ है ओमिक्रॉन के अलावा। कि ओमिक्रॉन भी हो सकता है, फ्लू कोरोना कोविड जैसे ही सिम्टम्स है, लेकिन है फ्लू। मतलब ये आजकल फ्लू जो है, लोग समझ रहे हैं कि फ्लू हो रहा है, सर्दी में हर किसी को हो रहा है, तो उनको जाके सबसे पहले टेस्ट कराना चाहिए। क्या क्वेश्चन, इतना तो नहीं होता ना, आपने लास्ट फ्यू ईयर्स बैक जाए तो इतना तो फ्लू तो मैंने आज तक मैंने भी नहीं देखा कि जितना फ्लू इस दफा मैंने देखा। इस दफा बहुत ज्यादा। अब आपको बात बताऊं कि डॉक्टर्स के लिए एक बहुत हेल्दी एक सीजन होता है, पेशेंट्स के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी, स्किन वालों के लिए भी, कि दिसंबर जनवरी इज अ वेरी हेल्दी सीजन। इसमें लोग बीमार नहीं होते हैं जितना फ्रिक्वेंटली अभी बीमार हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बीमारी की वजह यही है कि दिस इज अ फ्लू कोरोना। ओके, तो मतलब लोग जो इतने इजी होके समझ रहे हैं ओमिक्रॉन के बारे में कि वो कोई इतना इफेक्ट नहीं करता, उससे कोई जानी नुकसान नहीं होता, लेकिन फैलता तो वो भी है ना। फैल रहा है। कल मैंने देखा कि 17.92% जो है फैल चुका है, और आगे पता नहीं कितना फैलेगा। सेकंड वीक अभी हुआ, सेकंड वीक के बाद जी कि वो कितना फैलेगा वो तो पता नहीं। सेकंड वीक तो आया भी नहीं, अभी सेकंड वीक शुरू हुआ है, सेकंड वीक के बाद कितना फैलेगा वो तो अभी पता नहीं, वो बिल्कुल नहीं पता। तो फिर प्लीज एहतियात करें, एहतियात के सिवा और कोई चारा है नहीं हमारे पास। शादियों में जाना, अगर आप जा रहे हैं तो प्रॉपर SOPs के साथ जाएं, 6 फीट की आप जो है वो दूरी बरकरार रखें, और हाथ मिलाने से गुरेज करें, सलाम दूर से कर लें। अच्छा इखलाक और मुस्कुराहट भी आप बिखेर सकते हैं, उसी से सामने वाले का दिल जो है वो खुश हो जाता है, और आप अच्छे से मिल लें। क्योंकि अगर आप SOPs फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत मसले मसाइल होंगे, और हम लोग जैसे डॉक्टर साहब, स्कूल बंद होने का भी बहुत एक मसला जो हो रहा है कि वो हो सकते हैं कि बंद हो जाए अगर इसी तरह का हालात रहे। तो डिपेंड के आपकी कोविड की सिचुएशन जो है कितने परसेंट ऊपर जाती है। बिल्कुल, अगर वो 32%, 36% से ऊपर गई तो दे हैव टू क्लोज द स्कूल्स एंड एवरी रेस्टोरेंट। अल्लाह ना करे हो, लेकिन बड़ी मुश्किल से चीजें खुली हैं, और बड़ी मुश्किल से लोग कुछ स्टेबल हुए हैं इस डिजास्टर कंडीशन से। तो बेहतर ये है कि अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि ये चीजों से अल्लाह ताला बचाए। जी बिल्कुल। देखें जी, हम इसी के साथ साथ और मजीद आपके बारे में, बच्चों के बारे में बात करेंगे डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब से। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, दोबारा से खुशामदीद करती हूँ आपका अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। आज हम बच्चों के प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, एस्थमा, एलर्जी, साइनसिस, मजीद पता नहीं और कितने कितने टॉपिक्स हैं, मौजूद है जो हम बात करेंगे डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब से, और पूछेंगे कि हम ट्रीटमेंट किस तरह करें। डॉक्टर साहब, पहले तो मसला ये है कि बच्चों के साथ या बड़ों के साथ जो भी मराइल पेश आते हैं, हमें यूजुअली पता ही नहीं होता। हम नॉर्मली वर्ड यूज कर लेते हैं साइनस को बहुत से लोग समझते हैं कि एस्थमा और साइनस एक ही है। तो पहले तो आप ये बताइए लोगों को हमारे कि एस्थमा और साइनस में फर्क है, आया कि दोनों चीजें एक हैं? थोड़ी सी आगाही फराहम कीजिए। बहुत फर्क है, जमीन और आसमान का। ये फेस से होता है और वो चेस्ट में होता है। ठीक है, एक तो इतना बड़ा फर्क है जी। साइनस में आपके जब यहाँ पे 4 साइनसेस होते हैं, 2 इधर और 2 इधर, और इसके साथ एक ट्यूब लगी हुई होती है, स्टेशन ट्यूब, जो कान तक जाती है, और वो नाक के जरिए आपके सारे फ्लूइड्स लेके जाती है आपके पेट के अंदर। ठीक है। जब आपके साइनसेस ब्लॉक होते हैं तो आपने देखा होगा आपके कान में दर्द शुरू हो जाता है, आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है, आप रात को सो नहीं सकते हैं। जैसे ही सोते हैं आपका सब कुछ बंद होना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, मुंह से सांस लेना शुरू करते हैं। सुबह उठते हैं तो आपका नज़ला गिरना शुरू होता है यहाँ पे, और सुबह खांसी शुरू हो जाती है। कई दफ़ा अडल्ट हो, बच्चे हो, उसमें भी रात के वक्त अचानक खांसी शुरू हो जाती है, जिसमें साइनसाइटिस हुआ होता है। सीवियरली हेडेक के साथ आते हैं, बहुत सीवियर हेडेक है, बहुत सीवियर हेडेक है। अब हेडेक के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हेडेक को आप देखते हैं कि कान में दर्द तो नहीं है, आपके सर में मिग्रेन तो नहीं है, क्लस्टर हेडेक है, टेंशन हेडेक है, कान की वजह से दर्द तो नहीं है, दांत की वजह से दर्द तो नहीं है, आँख की
कमजोरी की वजह से दर्द तो नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल भी हैं जो हेडेक के साथ भी एसोसिएटेड है। ऐसे साइनस के साथ भी सर में दर्द होता है, फ्रंटल साइनसेस में दर्द होता है। फिर जब यहाँ के साइनस अटैक करते हैं और वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं तो आपके कान में दर्द शुरू हो जाता है। ओके। अब फिर आप बहुत ज्यादा जो है आपके कान में जो है पस आना शुरू होता है, उसको कहते हैं ओटाइटिस मीडिया। ओके। अब कितने दफा आपने बच्चों को देखा होगा कान के इन्फेक्शन हो रहे होते हैं। अब अडल्ट में भी यही हो रहा होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, कान के ड्रॉप्स डाल देते हैं। कान के ड्रॉप्स नहीं डालने। इसी के साथ साथ जी कान के ड्रॉप्स नहीं डाला करें। और इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई फरमाइए। भाजी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमारा जो ना खाते हैं ना, जो आपने सीने में जलन वगैरह बचती है खाने से पहले, ठीक है, कि उसके बावजूद बच्चों को खांसी नजला लग जाता है। बच्चों को खांसी नजला हो जाता है। भाई मेरे प्यारे भाई, पहले अपना टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दें। मैं गुजारिश करती हूँ सबसे जो कि हमें कॉल्स करते हैं, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि हम आपकी बात बहुत आसानी से सुन सकें। जी भाई अब फरमाइएगा। एक दो हमारे जो है ना हम खाते हैं ना, इसके जो है ना सीने में जलन होती है, ठीक है ना, उसके बावजूद वजन जो है ना थोड़ा भारी हो जाता है, महसूस होता भारी किस्म का। अच्छा आपका बच्चा, ठीक है आप लाइव देखें भाई। हम आपके बच्चे की एज क्या है? हमारे बच्चे के 10 से 12 साल की उम्र है। 10 से 12 साल की उम्र है, ठीक है। आप हमारा शो लाइव देखें, हम आपको बताते हैं। जी डॉक्टर साहब, इनका सवाल ये था कि इनका बच्चा जो है वो 10 से 12 साल का है, उनको हो जाती है खाना खाने के बाद जलन, और उनका वेट भी जो है वो बढ़ रहा है। सीने में जलन होती है और वेट भी बच्चे का बढ़ रहा है। वेट बढ़ रहा है, ठीक है, सही है। सीने में जलन का मेन फैक्टर तो ये होता है इंडाइजेशन या रिफ्लक्स। ठीक है। रिफ्लक्स को मैनेज करने के लिए पहले देखना पड़ता है कि आपके रिफ्लक्स में कितना बच्चे का जो है खाने की ग़िज़ा कैसी है, ओवर डाइट तो नहीं कर रहा। ओवर डाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है। जंक फूड का कितना रोल है घर में, चिप्स और ये सारी चीज़ें कितनी खा रहा है, स्पाइस फूड ऐड तो नहीं किया जाता। दूसरा, आपको फिर कुछ टेस्ट हमारे पास कराने पड़ते हैं जिसमें स्टूल DR है, स्टूल pH है, स्टूल फॉर रिड्यूसिंग सब्सटेंस है। उससे हमें देखना पड़ता है कि स्टूल और यूरिन में आपके जो है वो कितना एसिड आ रहा है। ओके। अगर उसमें एसिडिक आ रहा है तो आपको एसिड को मैनेज करना है, क्योंकि एसिड आपको रिफ्लक्स कराता है। फिर एसिड की पूरी एक मैनेजमेंट है। वेट बढ़ने से ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ज्यादा खाने से है, या तो बहुत ज्यादा खा रहा है बच्चा, अच्छा, या फिर कभी कभी विटामिन D कम होने की वजह से वेट बहुत बढ़ जाता है। कई दफा दूध बहुत ज्यादा बच्चा जब पी रहा होता है, जब बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाता है। चीज़ी फूड ज्यादा खा रहा होता है तब वेट बढ़ जाता है। कार्ब ज्यादा खा रहा होता है, जैसे फ्रेंच फ्राइज हैं या बैड कार्ब जिस तरह खा रहे होते हैं बच्चे, उससे वेट बढ़ जाता है। तो ऐसी बहुत सिचुएशंस हैं जो वेट बढ़ा रही होती है। अब वेट बढ़ने के साथ साथ खाना भी ज्यादा खा रहा है, खाना खाता है तो ओवर डाइटिंग की वजह से भी सारा डाइजेस्ट नहीं हो सकता, इंडाइजेशन होता है, ओवरफ्लो होता है, और सारी चीज़ें रिफ्लक्स हो रही होती है। जैसे आप सोए आप रिफ्लक्स हो गया, तो उसको पूरी एक इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। उसमें खांसी भी ज़्यादातर शुरू हो जाती है, एक ये भी वजह होती है। रिफ्लक्स एंड कफ, एक ये भी मैनेजमेंट है। रिफ्लक्स, कफ एंड मिस डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है। ओके। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स, कफ को लोग बड़ा मिस मैनेज करते हैं, हिस्ट्री नहीं लेते हैं और डायरेक्टली जो है वो कहते हैं कि नहीं ये रिपीटेडली कफ है, आपने मुख्तलिफ किस्म की जो है कफ सिरप या फिर ऐसी ब्रोंकोडायलिटिस दे देते हैं जिसकी कोई रोल नहीं होता। आपको रिफ्लक्स को ठीक करना है तो कफ ठीक हो जाएगी। अच्छा, मतलब और डॉक्टर साहब ये भी होता है बहुत से लोग गलत डायग्नोज कर देते हैं कि वो एस्थमा है आपको और आपको इन्हेलर यूज करने की जरूरत है। इन्हेलर के बारे में जानना चाहूंगी। लोगों का बहुत आजकल भी लोग हमारे डरते हैं, कब से डरते आ रहे हैं और अभी तक भी डरते हैं इन्हेलर यूज करने से और बड़ा मायूब समझते हैं। तो एक तो पहली बात, मुझे खुद भी अंदाजा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप अच्छे से आगाही कर सकते हैं। अच्छा, लोग कई दफ़ा ये भी बहुत अच्छी बात आपने पूछी मुझसे कि रिपीटेड एक तो मिसकॉन्सेप्शन होती है कई दफ़ा, जैसे मैंने कहा कि रिफ्लक्स की कफ के लोगों ने कहा यार कफ है, खत्म ही नहीं हो रही। अब वो रिफ्लक्स को डायग्नोस नहीं करते, उन्होंने कहा नहीं यार ये तो कफ है, और उन्होंने उठा के अस्थमा वाली ड्रग या ब्रोंकोडायलेटर वाली ड्रग पे डाला, उससे भी ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने इनहेलर्स पे डाल दिया। कई दफ़ा साइनसाइटिस जब होता है, एलर्जी वाली साइनस हो रही होती है, तब भी लोगों को सांस की तकलीफ ज़्यादा हो रही होती है, वो सांस ले नहीं सकते रात को। जैसे माँ बाप की कंप्लेंट ये होती हैं, हमारा बच्चा रात को प्रॉपर तरीके से ब्रीथ नहीं कर सकता, वो सांस लेने में इसको दिक्कत होती है। तब कई दफ़ा डॉक्टर्स वही वाली बात कि डायग्नोसिस या फिर हिस्ट्री पे नहीं जाते हैं कि उसको प्रॉब्लम का है। अगर प्रॉब्लम इसके नज़ला गिरने का है या साइनसेस का है तो आपको पहले
एक्सरे पीएनएस कराना है यहाँ का, चेहरे का, कि Okay. आपको साइनसेस देखने हैं। मोस्टली मैंने कभी बहुत कम ही डॉक्टर्स को देखा है जो ये साइनसेस का एक्सरे करा रहे होता है, चाहे जितना बड़ा डॉक्टर भी हो। तो आपको पहले तो ये देखना है कि आपको ये एक्सरे बहुत ज़रूरी है, फिर एलर्जी फैक्टर्स कराना है। सर, एलर्जी मैं फैक्टर्स आपकी कराने के बात साथ काटूंगी। मुझे लगता है एक्सरे जब हम मतलब कोई भी कराने जाता है तो उनको क्या वजूहत है, तो वो खुद से फील कर रहे होंगे कि उनको नजला हो रही है, वो यहाँ पे कुछ सूजन भी आ जाती है, ऐसा वो ऑफ कोर्स आइज पे स्वेलिंग आती है जी। कई दफा। यहाँ मैंने आपको बताया ना कि पेन हो रहा होता है जी, सर में, पेन हो मुंह से रहा ब्रीथ कर रहा होता है बच्चा, हाँ। या फिर कान में रिपीटेडली इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, और जहाँ आपने साइनस से ठीक करने शुरू किया पेशेंट ठीक हो जाता है। बहुत से लोग इसमें सर्जरीज भी जो है वो रिकमेंड करते हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल करते हैं, लेकिन वो बहुत बात की बात है, 10 साल अच्छा। 12 साल बच्चे की होती अच्छा। है, उसमें वो अगर नाक टेढ़ा हो जाए या हड्डी बढ़ जाए उसकी बात इज टोटली डिफरेंट, वो ईएनटी का सब्जेक्ट है। मैं सिर्फ आपको, हम बात कर रहे हैं, हम जी। साइनस की बात कर रहे हैं। हाँ। साइनस इज डिफरेंट, और ये नाक की प्रॉब्लम वो डिफरेंट है। ओके, उसमें ब्रीदिंग इश्यूज डिफरेंट होते हैं जी। लेकिन वही ये आगे जाके ये साइनस बिल्कुल। में जो सांस आप एक नाक से ले रहे होते हैं या आप मुंह से ले रहे होते हैं, इसकी वजह से ही नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। तो कई दफा तो हम उसमें भी एक एक्सरसाइज है, बहुत एक अच्छी सी एक्सरसाइज है, जी। जिसमें अगर ब्रीदिंग ऐसे इश्यूज हैं, साइनस भी ठीक हो गया, आपके डॉक्टर के पास गए, साइनस की अच्छी दवाई दे दी, उसने ठीक कर दिया आपको साइनस, आपको अस्थमा की कोई नीड नहीं थी, तो एक एक्सरसाइज होती है, आपने ये 2 उंगलियां लेनी है, ठीक है, आपने ऐसे पकड़ना है, ओके, यहाँ से सांस लेना है, फिर आपने ये ब्रीथ होल्ड करके यहाँ से सांस रिलीज करना है, फिर यहाँ से सांस लेना है, फिर इसको होल्ड करके यहाँ से सांस रिलीज करना है। ये सबसे अच्छी तरीका है साइनसेस को क्लियर और नाक की हड्डी को बेहतर करने के लिए। बेहतर करने के दूसरा तरीका ये होता है कि आपने एक ये एक्सरसाइज, ये दिन में आप करते रहें, ये भी बहुत अच्छी और छोटी सी एक्सरसाइज देते हैं जिससे आपकी नाक की हड्डी सीधी हो सकती है, सीधी हो जाएगी बिल्कुल काफी हद तक बेहतर हो जाती है, और नाक के बहुत सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं इंशाल्लाह। अगर राइनाइटिस है, राइनाइटिस की वजह से साइनसाइटिस हो रहा है, तो ऑयलिंग या वेजलीन नाक के अंदर लगाएं, सुबह रोज स्टीम ले लें 2-3 दफा दिन में, वो आपकी छोटे छोटे मसाइल जो है, ये साइनसेस जो रेगुलरली साइनसेस है वो ठीक कर देगा, वो ठीक हो जाएगा। अब कई दफा आपको डॉक्टर ने साइनस था और इनहेलर्स दे दिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये शायद गलत दे दिया। अब मैंने कहा कि रिफ्लक्स, जैसे साहब भाई ने एक कपड़े बताई, रिफ्लक्स एंड कफ, अस्थमा एंड कफ, साइनसाइटिस एंड कफ, तो आपको पहले डॉक्टर ही तशखीस करके देगा कि साइनस की कफ है या अस्थमा की कफ है या फिर ये रिफ्लक्स की कफ है जी। तो आपको इसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना है। आपको आम डॉक्टर्स के पास जाके आपको फायदा नहीं मिलेगा। लोग होम्योपैथिक के पास भी जा रहे होते हैं, लोग हकीम के पास भी जा रहे होते हैं, लेकिन एट लास्ट जो है वो एलोपैथिक कंसल्टेंट के पास ही जाना पड़ता है, चाहे वो 6 महीने 8 महीने 1 महीने 1 साल बाद वो फिर एलोपैथिक के पास ही जाता है, उससे इलाज करवाता है। उससे इलाज कराता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि इतना आप डिले करें ही ना, आप पहले ही एक अच्छे डॉक्टर के पास बिल्कुल। चले जाएं और जाके और मौलिद को प्लस साथ दिखाएं। में अगर अस्थमा है और किसी डॉक्टर ने आपको इनहेलर्स दे दी हैं, प्रॉपर इनहेलर्स दिए हैं, पहले तो 2-3 चीजें आपको पहले चेक करनी जरूरी है। आपका हीमोग्लोबिन लेवल कैसा है, आपका आईजी फैक्टर कैसा है, आपका सीबीसी में आपके इजिनोफिल्स कैसे हैं, विटामिन डी लेवल कैसा है। सारी जिंदगी अगर आपका विटामिन डी लेवल कम है और आप अस्थमा की ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कभी भी आप ठीक नहीं हो सकते। पहले आपको अस्थमा को पहले आपको विटामिन डी ठीक करना है, हीमोग्लोबिन ठीक करना है और साथ साथ आपको अस्थमा की ड्रग्स लेनी है। ओके। सेकेंडली अगर आप इनहेलर्स ले रहे हैं तो प्रॉपर एरो चैम्बर के साथ लेना है। कई दफा लोग डायरेक्ट इनहेलर्स यूज कर रहे होते हैं, वो 5-5, 6-6 दफा भी पंप कर रहे होते हैं और फायदा नहीं होता, क्योंकि वो ज्यादातर ड्रग पेट में चली जाती है या जबान के ऊपर रह जाती है। आपको जब एरो चैम्बर के साथ यूज करेंगे तो ड्रग ज्यादातर जो है 80 to 90% हो जाएगी लंग्स में, और वो आपको एक ही पफ में बहुत ज्यादा फायदा होगा। ओके। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सिचुएशंस हैं जो आपको समझनी है। एक्सपर्ट डॉक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आम शाम डॉक्टर के पास जाके ऐसा इलाज आप नहीं कर सकते क्योंकि उनकी ट्रेनिंग उस फील्ड में नहीं है। उस फील्ड में तो नहीं। जिस फील्ड में जिसकी डॉक्टर की स्पेशलिटी हो आप उसके पास जाएं और इलाज कराएं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसी के साथ साथ मैं ये पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब, हमने अस्थमा में बात कर लिया, साइनस के बारे में बात कर लिए, बुखार जो बच्चों को अक्सर व बेशतर हो जाता है और कभी कभी उनको फिट्स पड़ने लग जाते हैं, तो रात का वक्त ऐसा होता है कि हम घर में किसी को, मतलब एक माँ और एक बच्चे के बीच की ये कहानी होती है, वो चाहती है कि भाई मैं किसी को डिस्टर्ब भी ना करूँ, तो ऐसा एक माँ क्या करे जो अपने बच्चे को जो है उस वक्त ट्रीटमेंट जो है वो कर सकती हो? वेरी गुड।
देखिए पहले तो ये एक तो हिस्ट्री होनी चाहिए कि फीवर रिपीटेडली हुआ है और पहले भी फेब्राइल फिट्स पड़े हैं, तो फीवर और फिट्स के साथ मेनिंजाइटिस, एनकेफेलाइटिस और बहुत सारे इन्फेक्शंस की कॉज भी होती है। लेकिन अगर रात के वक्त ऐसा हुआ है और बच्चा अचानक ही फीवर हुआ, अचानक ही उसको फिट्स पड़ रहे हैं या पड़ेंगे, तो इस पर 2-3 चीज़ें हैं। लेकिन एक हम क्लिनिक में बैठ के बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। पहले तो फीवर को हम कहते हैं कि घर पे रिड्यूस करो। फीवर रिड्यूस करने का तरीका ये होता है, एक तो सपोस्ट्रीज आती हैं, पैरासीटामोल की सपोस्ट्रीज आती हैं, आपने वो डाल दी स्टूल की जगह पे आपने डाल दी, उससे फीवर रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा अल्कोहलिक स्वैब जो है बगल में रख दिए। दूसरा कूलेक्स से पैच आता है, एक आपने इधर लगा दिया, एक गर्दन के पीछे लगा दिया, काफ़ी हद तक इससे आपका फीवर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फर्ज करें कि फिट पड़ने वाले हैं तो कोई अच्छे पीडियाट्रिशियन के पास जाके आप फिनोबार्बिटॉन सिरप जो है वो एडवाइस करवा लें। ओके, इससे फायदा ये होता है कि आप प्रोफाइलैक्सिस मतलब आगे फिट ना पड़े, या आगे फिट पड़ने वाले हो तो हम अगर ये दवाई पहले से स्टार्ट कर दें फीवर होते ही 101 पे क्रॉस करेगा, फिट्स पड़ना शुरू होंगे। तो आपने वो जब स्टार्ट कर दी, हाई डोज में स्टार्ट करनी है, लो डोज में 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में निकाल देनी है अपनी बॉडी में से, तो बच्चा ठीक हो जाएगा, फिट्स नहीं पड़ेंगे। दूसरा, अगर फर्ज करें कि वो दवाई भी नहीं है और फीवर को आपने रिड्यूस किया, फीवर रिड्यूस नहीं भी हुआ और फिट पड़ गए, आपके पास 4-5 चीजें फ्रिज में होनी चाहिए। आपके पास एक होना चाहिए डायज़ापाम की सपोस्ट्री, जैसे पैरासिटामोल की सपोस्ट्री है, ऐसे डायज़ापाम की सपोस्ट्री भी मिलती है। ओके, इसको कहते हैं वैलियम। ओके, आपको वो सपोस्ट्री आपने पास कर दी, आपने बच्चे को 45 डिग्री पर लेटाया और आपने चम्मच मुंह में डाल दी कि बच्चा क्रंच ना करे, जब तक कि आपको गाड़ी का अरेंजमेंट या उस लेवल का अरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि देखें फिट आपके ब्रेन को डैमेज करता है। तो 5 मिनट से कम या 5 मिनट से ऊपर 10 मिनट तक जो फिट्स होते हैं, जो 5 से 10 मिनट के फिट होते हैं, वो दिमाग को डैमेज करते हैं, 5 से कम में डैमेज नहीं करते। अच्छा, वी डोंट नो कि उस वक्त कितनी देर का फिट पड़ेगा, बट आपके पास ये चीजें होंगी तो आप इस चीज से बच सकते हैं। एक तो आपने डायज़ापाम सपोस्ट्री रखी, आपने बुखार को पहले उतारा, कूलेक्स से पैच रखे, बगल में अल्कोहलिक स्वैब्स रखे, फिट पड़ गया इसमें, आपने डायज़ापाम की सपोस्ट्री डाल दी, आपने मुंह में चम्मच डाली, 45 डिग्री पे करवट से लिटा दिया बच्चे को ऐसे करके कि बच्चा अगर कोई चीज वॉमिट कर भी रहा है तो बाहर निकाल दे। जबान में चम्मच डालने का मकसद ये है कि आपके पास बच्चा जबान को क्रंच ना कर दे, जबान खाना। जी। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप घर पे कर सकते हैं, और फिर आपको एज फार एज के आपको जितनी देर में आप हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं आपने हॉस्पिटल ले जाना है। हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट में आईवी से सारी चीजें कर रहे होते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें करने से आपके घर पे आप मेजर से बचा सकते हैं। बिल्कुल बच सकते हैं। इसी के साथ साथ नाज़रीन देखते रहिएगा मुस्कुराती सुबह, आती हूँ थोड़ी देर में। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और आज हम बात कर रहे हैं अपने शो के सेकंड सेगमेंट में डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब से, पूछ रहे हैं उनसे कि अस्थमा के मसाइल जो होते हैं बच्चों को दरकार, उसमें हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से इनहेलर फायदेमंद साबित होता है। कभी ऐसे डॉक्टर्स के पास वो चले जाते हैं जो उनको मिस डायग्नोज करके गलत तरीके की तरफ ले जाते हैं, तो इन सब से कैसे बचा जाए। डॉक्टर साहब हमारी बहुत अच्छे से आगाही कर रहे हैं। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। जी डॉक्टर साहब, मुझे एक हमारे कॉलर थे जिनकी कॉल आई थी जो ये पूछ रहे थे, ओमिक्रॉन का जो हम डिस्कस कर रहे थे कि उसका हमने वैक्सीनेशन जो कोविड की हमने कराई हुई थी वैक्सीनेशन, वो कह रहे हैं उन्होंने दोनों वैक्सीनेशन कराई हुई हैं और उन्होंने बूस्टर भी लगवा लिया है, तो क्या ये सब हमारे लिए काफ़ी है? इसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हमको मतलब बच के रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, वो पूछना चाह रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं समझ गया हूं, मैं आपको बताता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं छोटे बच्चों की वैक्सीन से। जी, जब भी हम छोटे बच्चों की वैक्सीन करते हैं तो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हमारे बच्चे को डीपीटी लग रहा है तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस होगा या नहीं होगा, या ह्यूमेनोफिलस इन्फ्लुएंजा होगा या नहीं होगा, या मीजल्स, चिकन पॉक्स, मम्स ये होगा या नहीं होगा। हम उनको कहते हैं कि देखिए वैक्सीन हमेशा 65% प्रोटेक्शन करता है, चाहे वो बच्चों की वैक्सीन हो, चाहे वो कोविड की वैक्सीन आई हो। कोविड की वैक्सीन भी आपको 65% ही कवरेज देगी, बट आपकी सीवियरिटी और डिजास्टर से बचा देगी काफ़ी हद तक। डिपेंड कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। अब फर्ज करें कि आपके चेस्ट में COPD चल रहा है, फाइब्रोसिस है आपके लंग्स में, आपको सीवियरिटी ऑफ अस्थमा है या सीवियरिटी ऑफ एलर्जीज हैं, या आपको बार बार निमोनिया हो गया, निमोनाइटिस हुआ है, रिपीटेडली हो रहा है, आपके लंग्स वीक हैं, हार्ट वीक है, डायबिटीज़ है या किडनी के इश्यूज हैं, तब तो आपको
कोई भी इन्फेक्शन अटैक करेगा, चाहे वो फ्लू भी होगा, H1N1 भी आपको हॉस्पिटल पे पहुंचा देगा और वेंटिलेटर तक पहुंचा सकता है। बिल्कुल। आपकी प्रोटेक्शन जो वैक्सीन है उसकी प्रोटेक्शन 65% है। आपकी सीवियरिटी अगर देखें तो वैक्सीन के बाद सीवियरिटी बहुत कम हुई। अभी भी आप दुनिया में देखें तो हॉस्पिटलाइजेशन कम है, 17% है जी। 17% भी कौन है? या तो वैक्सीनेटेड नहीं है या फिर वो लोग हैं, अभी भी लोग वैक्सीनेटेड नहीं है, लोगों ने जारी सर्टिफिकेट बनाई ऐसा ही है। 2-2 हज़ार रुपए देके। ऐसा ही है। और अभी भी आपको कल का किस्सा सुनाओ, PCR लोग 2 नंबर करा रहे हैं और एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। अल्लाह और लिटरली आज मुझे एक इंतहाई दुख हुआ किसी का सुन के कि PCR कराया 2 नंबर, कैसे कराया, किस ट्रैवल एजेंट ने करा के दिया, उनके ऊपर तो रेट होनी चाहिए। एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट पे दोबारा टेस्ट हुआ तो पॉजिटिव आ गए। आप सोचिए कि ये कितना बड़ा डिजास्टर है ये। अब ये डिजास्टर तो चीजें बहुत सारी यानी हमारे मुल्क में किस तरह होती हैं ये नहीं पता। कुछ समझ इसी नहीं तरह वैक्सीन की सर्टिफिकेट्स बन जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अब वही लोग 17% में ही शुमार होते हैं। अब 17% में या तो मैंने आपको कहा बीमारी के साथ हो या फिर जिन्होंने वैक्सीन नहीं कराई है वो हॉस्पिटलाइजेशन हो जाते हैं या इनकी कैफियत और खराब हो जाती है। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो वैक्सीन के बगैर भी सही चल रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन है। तो ये आपको डिफरेंशिएट हो गया कि वैक्सीन और नॉन वैक्सीनेटेड। ठीक है, मतलब अगर आपने वैक्सीन करा ली तो आप फिर भी एहतियात बरतें। हम एहतियात तो बरतनी जरूरी है, ठीक है। हाँ। अगर हम हॉस्पिटल में बैठते तो मेरे पास एक शील्ड लगी हुई है। ऑफ कोर्स हम बहुत ज्यादा पेशेंट देख रहे होते हैं, मास्क नहीं पहन सकते, हमने एक शील्ड लगाई हुई है, शील्ड के थ्रू बात कर रहे होते हैं। पेशेंट के करीब जाते हैं तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ पहन लेते हैं, लेकिन स्टिल वैक्सीन ने बहुत अच्छा इफेक्ट दिया पूरे वर्ल्ड में। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में इफेक्ट नहीं हुआ है। दुनिया में अगर आप अभी भी आज भी रेशो उठा के देखें हॉस्पिटलाइजेशन का और सीवियरिटी का तो बहुत कम है। तो आज भी ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में है लेकिन सीवियरिटी कम है। तो सीवियरिटी का मतलब ही यही है कि इसने वैक्सीन ने कुछ ना कुछ तो काम किया है। बिल्कुल किया। अगर फर्ज करें मीजल्स का वैक्सीन लगा लिया खसरे का और खसरा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मीजल्स का वैक्सीन हुआ, अगर हुआ भी तो बहुत कम रेशो में होगा। चिकन पॉक्स का वैक्सीन लगा लिया तो भी कम होगा। तो ऐसी छोटी छोटी सिचुएशंस हैं जो आपकी वैक्सीन के बाद भी सीवियरिटी से बचा के छोटे मोटा इन्फेक्शन तो होगा। वो बिल्कुल, मतलब अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं ओमिक्रॉन की हो या बच्चे जो वैक्सीनेशन करवाते हैं उनके माँ बाप, तो आप ये ना समझे कि हमने वैक्सीन लगवा ली तो हमारे बच्चे को ये डिजीज नहीं होगी। वो होगी लेकिन वो आपके बच्चे को इफेक्ट नहीं करेगी। वो जो है सिक्योर हो चुका होगा वैक्सीन से। 65% जो डॉक्टर साहब ने बताया वैक्सीन असर करती है। उसके बाद बच्चे की इम्यूनिटी और बड़े का भी सेम ऐसे ही है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आजकल जो बच्चे हैं उनकी ऐसी मतलब एक होता है, हमारी बहनों को पता नहीं होता कि कितने महीने से जो है ना उनके खाने पीने का जो है स्केड्यूल बनाना है, और 4 महीने से अगर बनाना है या 6 महीने से बनाना है तो क्या उनको मदर फीड के साथ पानी भी पिला सकती हैं या बिल्कुल वो पानी नहीं देती? तो ये सही है या गलत है, इसमें जरा आगाही फराहम कीजिएगा। देखिए, दूध, माँ का दूध 6 महीने तक तो कंप्लीट पिलाना, ठीक है। कुरान में लिखा है 30 महीने, तो 30 महीने तक तो आप पूरा कंप्लीट मदर फीड दे सकती हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं है। सेकेंडली, आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये कि 4 महीने से आपको जब गर्मी ज्यादा होती है तो पानी की शिद्दत बढ़ जाती है, पानी पिलाना चाहिए। अब पानी की आदत डालेंगे तो आगे जाके पानी की आदत हो या ना हो आगे पानी तो पिएगा। पानी के बगैर कोई इंसान जिंदा नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो उसको पीना ही पीना है पानी। लेकिन 4 महीने से हम कहते हैं कि हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा पानी पिलाना शुरू करें। मदर फीड अगर दे रहे हैं तो मदर फीड सबसे इम्पोर्टेंट है जी। आजकल की माएँ, आपको पता है मदर फीड का कम रोल है, टॉप फीड का ज्यादा रोल है। जी जी। मेरे डॉक्टर जो हैं वो टॉप फीड को कम यूज करते हैं, मदर फीड पे ज्यादा रोल करते हैं। बिल्कुल। मैं कहता हूँ अगर मदर फीड कम है, आजकल की माओ की कंप्लेन, हम वर्किंग वुमेन है ये, मैं कहता हूँ बकरी का दूध दे दो। तो बकरी का दूध ज्यादा बेहतर है निस्बतन के जो पाउडर मिल्क है। जी जी जी। पाउडर के जो मिल्क होते हैं सप्लीमेंट्स होते हैं, मिल्क नहीं होता उसमें। सबसे ज्यादा एलर्जी फैक्टर्स बढ़ते हैं, जो आज आप 22 डिकेड से आप देखें जितना एलर्जी फैक्टर बढ़ा है वो बढ़ने की वजह यही है कि माओ ने एक सिस्टम चेंज कर दिया जी। और पूरा सिस्टम जो है वो टॉप फीड पे आ गया। अगर पुराने वक्तों में जाएं तो लोग क्या करते थे, माँ का दूध अगर नहीं होता था तो दूध चरी का माँ हो जाती थी। जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल ऐसा है। कजन की फुप्पियां हैं, चाचियां हैं, उनसे दूध पिला देते थे। अगर वो भी नहीं होता था तो बकरी का दूध पिलाते थे। लोगों ने ये कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। अब तो दूसरे रिश्तेदारों से तो दूध पिलवाना ही नहीं है, ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया। जी बिल्कुल खत्म कर दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट में आ गया कि बकरी का दूध भी किसी को नहीं पता, मिलता ही नहीं है। लोग पहले तो क्या करते थे, बकरियां पाल लेते थे। लेकिन जहां मेरी प्रैक्टिस है उसमें जिस तरह मैं कन्विंस करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहता, मैं आपको बताऊं कि मेरे कितने 700-800 बच्चे तो हैं जो बकरी के दूध पीते होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ट्विन्स हैं, बहुत अच्छी तरह पल रहे हैं।
ना कभी डायरिया होता है, ना कभी एलर्जीज होती हैं, और बिल्कुल ठीक तरीके से पल रहे होते हैं। माशाल्लाह। और अभी मेरे पास फ्रीक्वेंट, अभी कितने बच्चे एडमिट भी हुए डायरिया के साथ, मैंने इनको टॉप फीड हटा के बकरी के दूध पे डाला, बच्चे बिल्कुल सेहतियाब होना शुरू हो गए, माशाल्लाह। उनको डायरिया का मसला हल हो गया, उनको एलर्जीज के मसले हल हो गए, क्योंकि वो एलर्जी फ्री, और प्लस साथ में सबसे इंपॉर्टेंट वो सुन्नत है। सुन्नत है, बिल्कुल तो सही। जो चीज़ें सुन्नत में है उनसे आपको दूर नहीं भागना, करीब रहना है। जी बिल्कुल। तो उससे आप करीब रहें तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें वैसे ही ठीक रहेंगी। चीजें वैसे बेहतर से होती जाएंगी। अब लोग बच्चे खाते क्यों नहीं हैं, जी। बच्चे खाने पे क्यों नहीं जाते हैं? क्या कैसे आपने देखा है कि आजकल माएँ करती क्या हैं? माओं के पास, इनके पास गैजेट्स होते जी हैं, बिल्कुल, गैजेट टीवी चल रहा होता है, हाँ। बिस्मिल्लाह पढ़ते नहीं है, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। सही प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश नहीं करते सही। हैं, जमीन पे बैठ के प्रॉपर तरीके से अपने हाथ से खाना खिलाने की आदत नहीं करते, चम्मच की आदत हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में अल्लाह ताला नाराज होता है, और ये चीजों से हमारी बरकत उड़ जाती है। सही। तो ये बरकत उड़ गई। जी। हम जंक फूड पे ज्यादा चले गए हैं, घर के फूड पे नहीं है। माएँ बनाना भी नहीं चाहती, अगर बनाती हैं तो उतना टेस्ट नहीं होता, क्योंकि बरकत नहीं है। बरकत नहीं है। तो डॉक्टर साहब, बच्चों को जंक फूड से कैसे बचाएं? मतलब कैसे रागिब करें उन्हें कि भाई ये छोड़ के जो है ये घर का खाना खाओ? देखिए, ये डिपेंड करता है आप कितना आसानी नहीं चाहती। कौन? माँ। अगर माँ ही आसानी चाहती है तो टॉप फीड भी देगी, बॉटल भी पिलाएगी, दूध भी वही वाला लेगी, टॉप फीड पाउडर यूज करेगी, और जंक फूड पे भी डाल देगी। और जिन बच्चों की आदत 6 महीने बाद मैंने देखा है कि बाहर के फूड पे ज्यादा होती है, वो बच्चे ज्यादातर बाहर के फूड पे ही रहते हैं, क्योंकि उनका जो जबान का जो टेस्ट है वो टेस्ट बड ही बाहर का हो गया। जी, डेवलप हो जाता तो है। आपको पहले ही इसका ध्यान रखना है। आपने पहले 6 महीने से पहले आपने उसको चिप्स चटा दी। चिप्स, ओ माय गॉड डॉक्टर साहब, ये इतना बड़ा अलमिया है चिप्स का। आपने देखा वो लोग बच्चे वो गोल गोल वाले जो चिप्स होते हैं वो लेके आ रहे होते हैं, मेरी क्लिनिक में भी छोटे छोटे बच्चे हाथ में वो चूस रहे होते हैं। जी। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो आप, मतलब वो तो बड़ों के लिए हार्मफुल है, ऑफ कोर्स, तो बच्चों के लिए तो उसमें जहर है। आपको पता है सबसे खतरनाक चीज मोनोसोडियम ग्लूकोनेट होता है, प्रिजर्वेटिव्स होती हैं, टाटरी विनेगर होता है। ये आपके बॉडी के अंदर जितना एलर्जी वो करता है वो और कोई नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप एलर्जी से पाक रहें तो अपने बच्चों को पहले ये चिप्स जो है, स्नैक्स जो है, उनसे दूर रखें। 6 महीने पे आप जब प्रॉपर डाइट स्टार्ट करते हैं तो आपके पास बहुत सारी डाइट्स हैं जो आप घर में बना सकते हैं। जी। सब्जियां हैं, सब्जियों के जूसेस हैं, आपने सब्जी को मैश कर दिया, आलू में मक्खन मिला के दे दिया। अब मक्खन भी बाहर से लेने की क्या जरूरत है जब घर में बन सकता है? बहुत आसानी से चीजें बनती हैं। दही के लिए लोग परेशान हो रहे थे, दही रोज आप घर में बना लें। बिल्कुल, अब बहुत दही इजी की है। आदत कितने बच्चे हैं दही की आदत नहीं होती। नहीं अब दही खुद प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, लाइव कल्चर होते हैं। आपकी सेहत का सबसे ज्यादा जो रोल है वो दही से आता है। अब आपको दही देनी है, आपको ऐसी चीजें स्टार्ट करनी है जिससे आपके बच्चे की जो है नशोनुमा बहुत अच्छी नशोनुमा बहुत अच्छी हो जाए। जी नाजरीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने बहुत कोशिश की अभी आप लोगों को जो है रहनुमाई फराहम करनी। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया। डॉक्टर साहब, एक लोग जो है हमें कॉल्स करके आपका एड्रेस पूछ रहे हैं, तो प्लीज लोगों को जो है वो बताइए आपका एड्रेस कहाँ पर है। हाँ, मैं बैठता हूँ ताहिर मेडिकल सेंटर में। 2 बजे से लेके 5 बजे तक मेरी प्रैक्टिस होती है वहाँ पे, और रेगुलरली मंडे टिल फ्राइडे सैटरडे है। और गूगल पे भी आप टाइमिंग दे सकते हैं, और हॉस्पिटल में कॉल करके ताहिर मेडिकल सेंटर गूगल पे डालें तो आपको एड्रेस फराहम किया जाएगा। वहाँ पे आप आराम से बआसानी पहुँच सकते हैं। ताहिर मेडिकल सेंटर कारसाज रोड पे ही है, और आराम से आप पहुँचे इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, बातें करते हुए बच्चों का ऐसा टॉपिक होता है कि मैं भी माँ हूँ, तो मैं जब बात करना शुरू करती हूँ तो बस बातें होती रहती हैं और टाइम का पता ही नहीं चला। 1 घंटा इतनी आसानी से जो है वो गुजर गया। और थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत मजा आता है आप लोगों से बात करने का। स्पेशली माएँ जब एंकर्स होती हैं जी, उनमें एक इंटरेस्ट ये होता है कि उनको पता होता है कि मेरे बच्चे के साथ रोज हो क्या रहा है, जी। तो उनके पास सवालात सबसे ज्यादा होते हैं। अभी भी मेरे साथ बहुत सारे सवाल थे, लेकिन टाइम जो है वो खत्म हो गया। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से डॉक्टर साहब, आपका आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। जी नाजरीन, तो इसी के साथ साथ आज का शो भी जो है वो हमारा इख्तिताम पजीर होने जा रहा है, और कल आऊंगी इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ, करूंगी आप लोगों से बहुत सारी बातें। अपनी दोस्त, अपनी बहन, अपनी प्यारी सी होस्ट कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए, और प्लीज पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।